वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर सेशन में हम जानेंगे फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं संघवाद। तो लेट्स डिस्कस। गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूनिटरी एंड फेडरल। गवर्नमेंट दो तरह की होती है किसी भी कंट्री में, यूनिटरी या फेडरल। बट ये यूनिटरी होगी, फेडरल, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, किसी कंट्री में इनको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस पे डिपेंड करेगा उस कंट्री की गवर्नमेंट यूनिटरी है या फेडरल है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब अभी देखो दो कंट्री की एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंट्री है C1, एक कंट्री है C2। ठीक है, राइट। इस कंट्री में भी तीन स्टेट हैं, S1, S2, S3। इसमें भी तीन स्टेट है, S1, S2, S3, है ना। जो ये कंट्री है C1, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। यानी कि C1 कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अपनी पावर संविधान से लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है, यानी कि दोनों की जो अथॉरिटी है, जो क्रिएशन का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और C2 के केस में क्या है, C2 एक जो कंट्री है इसमें ये C2 नेशनल गवर्नमेंट है और इसने बनाया है स्टेट गवर्नमेंट तीनों की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी के लिए। S1, S2 तीन गवर्नमेंट इसने बनाई। यानी कि इस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर कहाँ से ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है। इनकी अथॉरिटी, इनका सोर्स जो क्रिएशन का कहाँ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चाहे तो रख सकती है, चाहे तो कभी भी अबोलिश कर सकती है, खत्म कर सकती है। बट इस केस में C1 कंट्री के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट खत्म कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्रिएट ही नहीं किया तो खत्म कैसे कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेती ही नहीं है, ये तो संविधान से लेती है। आप समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि ये जो C1 कंट्री है इसमें होगी फेडरल गवर्नमेंट, ये होती है फेडरल नेचर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। और ये होती है यूनिटरी, जो C2 वाली हमने केस बताया। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है इनमें? दोनों ही पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ले रही हैं, दोनों की अथॉरिटी यानी कि पावर जो है डिफाइन है, डिवीजन ऑफ पावर है। ठीक है, दोनों का क्रिएशन का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये होगी फेडरल गवर्नमेंट। अभी इस केस में क्या है, C2 कंट्री केस में क्या है, इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट बनाई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक ही गवर्नमेंट बनाई, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल गवर्नमेंट फर्दर नेशनल गवर्नमेंट को लगे तो स्टेट गवर्नमेंट बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट बनाई है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी पावर कहाँ से ले रही है? नेशनल गवर्नमेंट से ले रही है ना। तो यहाँ पे इनका रिलेशन अलग है, इनका रिलेशन अलग है ना। तो ये जो C1 कंट्री का बेस्ट केस है ये हम कह सकते हैं इंडिया का, इंडिया फेडरलिज्म है। हमारे संविधान ने बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। ये हम यूके का कह सकते हैं, ब्रिटेन का जिसमें नेशनल गवर्नमेंट है, या फ्रांस मतलब ओनली नेशनल गवर्नमेंट है यूके के केस में, और फ्रांस के केस में भी ओनली जो पावरफुल है, यानी कि जो संविधान ने जो बनाई है यूके और फ्रांस दोनों में ही वो नेशनल गवर्नमेंट बनाई है, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट बनाई है। एक ही गवर्नमेंट होगी, वो होगी नेशनल गवर्नमेंट। अब ये चाहें तो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट बना भी सकते हैं और नहीं भी बनाए। ठीक है, बट यूके और फ्रांस दोनों के ही केस में यूनिटरी गवर्नमेंट है, क्योंकि इनके संविधान ने केवल एक ही गवर्नमेंट बनाई है जो कि नेशनल गवर्नमेंट है। अब नेशनल गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए फर्दर चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकती है और नहीं भी बना सकती है ना। कोई भी कंट्री हो, तो बेसिक जो फेडरलिज्म की जो नेचर है, जो कंसेप्ट है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे होती है, और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। अब कुछ बेसिक फीचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की।
जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न होना है, रिटर्न होना ही है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होगा, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग से, तभी तो फेडरलिज्म चल पाएगा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को खत्म ही ना कर देगी। तो इट मस्ट बी रिटर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल के केस में है, मैं फेडरल स्ट्रक्चर की बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटर्न, रिटर्न होना ही है। और यूनिटरी के केस में, यूनिटरी के केस में क्या होगा, ये रिटर्न हो भी सकता है और रिटर्न रिटर्न ना भी हो। जैसे यूके के केस में रिटर्न नहीं है, बट फ्रांस के केस में इट इज रिटर्न है। लेकिन दोनों में ही कौन सी गवर्नमेंट है, दोनों में ही यूके और फ्रांस में जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है और यूके का अनरिटर्न है। यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के केस में कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटर्न और सुप्रीम और रिजिड। इनके क्या मतलब है, इनके मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में कभी भी अगर सेंट्रल स्टेट का कुछ कन्फ्लिक्शन होता है तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे जुडिशरी के पास। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और ये अपना फैसला किसके हिसाब से लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेगी। तो सुप्रीम क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम होगा, है ना। यूनाइटेड गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी, बट फेडरल स्ट्रक्चर के केस में कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटर्न, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये है बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। यूनिटरी के केस में रिटर्न भी हो सकता, अनरिटर्न भी हो सकता, सुप्रीम भी हो सकता, नहीं भी हो सकता सुप्रीम, है ना। रिजिड भी हो सकता, फ्लेक्सिबल भी होता है। रिजिड क्या मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड भी होना चाहिए फेडरल के केस में, है ना। रिजिड का क्या मतलब है, रिजिड का मतलब है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो सोर्स जो रीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो अगर ये फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल का मतलब अगर इसको सिंपली चेंज किया जा सकता है, जैसे यूके के केस में बिल्कुल सिंपली चेंज कर सकते हो, है ना। अगर सिंपल मेजोरिटी से कुछ चेंज कर सकते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिंपल मेजोरिटी से चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट को खत्म ही ना कर देगी, यानी कि फेडरलिज्म को खत्म कर सकती है। इसीलिए संविधान को रिजिड बनाया है, यानी कि फेडरल जो नेचर है, जैसे कि हमारे इंडिया के केस में फेडरल नेचर जो कि बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होना ही चाहिए। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वैसे फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कुछ मैटर हैं जो आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो, बट जो फेडरल स्ट्रक्चर के मैटर हैं उस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली रिजिड ही है। फेडरल मैटर को आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर ही नहीं सकते हो, है ना। इस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, यानी कि फेडरल मैटर को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। तो ये है बेसिक हमारा जो डिस्कशन है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारा फेडरलिज्म के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एक और बता देता हूं मैं थोड़ा सा इंडिया की कुछ स्पेशल फेडरलिज्म की बातें। हमारा जो फेडरलिज्म है वो कनाडा टाइप का है, यानी कि सेंटर को जो है थोड़ा स्ट्रोंग बनाया गया है ना। सेंटर जो है वो थोड़ा स्ट्रोंग है, यानी कि सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव है ना। कनाडा का भी ऐसा ही है, तो कनाडा टाइप का था। बट अभी जो है इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो यूनिक है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट फेडरलिज्म यूएसए का, है ना। तो हमारा जो था हमने कनाडा टाइप का लिया था, स्ट्रोंग सेंटर वाला फेडरलिज्म हमने लिया था। लेकिन जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए 1992 में, इसमें एक तीसरी लेयर और ऐड होगी, है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूरल लोकल बॉडीज और 74th के तहत अर्बन लोकल बॉडीज, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिल गया है। अभी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, नेशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। और ये रूरल लोकल बॉडीज एंड यूएलबी पंचायती राज सिस्टम,
इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, यानी कि इनका भी जो अथॉरिटी पावर का जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन से है, यानी कि इनको भी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किसी स्टेट में कोई चाहे कि नहीं हम तो पंचायत रखते ही नहीं है, हम तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, ये नगर पंचायत हम तो रखते ही नहीं है, ऐसा नहीं। अब स्टेट गवर्नमेंट इनको छेड़ नहीं सकती, क्योंकि ये अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, इनका स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा इंडिया जो फेडरलिज्म है ना, वो 3 टायर का हो गया है, यानी कि यूनिक है। इंडिया की जैसे कि हर बात यूनिक है ना, तो इंडिया का फेडरलिज्म भी यूनिक है, 3 लेयर सिस्टम है। तो ये था डिस्कशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।